जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का शाम 6 बजे से इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा था, जो आज लगभग समाप्ति की ओर रहा है। और कल से हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ में लेकर के आया हूं, और ये महत्वपूर्ण सीरीज़ आप लोगों का है हिंदी भारतेंदु युग का मैराथन क्लास। इसमें संपूर्ण निचोड़ बेटा एक ही क्लास में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पूरा अगर आप ये पूरी वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो पूरी क्लास आपको समझ में आ जाएगी, पूरा भारतेंदु युग आपका क्लियर हो जाएगा। ये स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल के लिए है, और इसमें आप लोग बेटा 45 क्वेश्चन को इसमें अटेम्प्ट किए करेंगे। 45 क्वेश्चन की क्लास को आप लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। चलिए हम शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है। भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है? क्या 1700 से 1770 तक माना जाता है, या फिर 1850 से 1900 तक माना जाता है, या फिर 1868 से 1900 तक माना जाता है, या फिर 1900 से 1920 तक माना जाता है? तो बेटा जब हम भारतेंदु युग की बात करते हैं तो भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक माना जाता है, और आधुनिक काल का, आधुनिक युग का ये पहला काल होता है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर और विशेष बात बता दूँ कि इस काल में भारतेंदु जी ने हिंदी खड़ी बोली पर विशेष जोर दिया था। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है भारतेंदु युग के जनक माने जाते हैं तो कौन है? क्या भारतीय बाल मुकुंद गुप्त हैं, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं? तो बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके युग के जनक माने जाते हैं, और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बेटा कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते रहें और क्लास को लाइक भी कर दें। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, पहली तो बात ये जान लीजिए कि ये नाटक है। भारत दुर्दशा किसने लिखा? तो ये किसने लिखा? क्या जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, या हरिश्चंद्र जी ने लिखा, या प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा, या फिर बालकृष्ण भट्ट ने लिखा? तो बेटा भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये विशस्य विस्मौषधम, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। जयशंकर प्रसाद के अगर हम नाटक की बात करें तो चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, ये सभी किसके नाटक हैं? ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के हैं। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या श्रृंगारवाद है, या फिर रहस्यवाद है, या फिर नवजागरण चेतना है, या फिर अलंकारवाद है? तो बेटा जब बात आती है भारतेंदु युग की तो भारतेंदु युग में नवजागरण की चेतना के बारे में चर्चा परिचर्चा किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? नवजागरण चेतना, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है चंद्रिका पत्रिका किससे संबंधित है? चंद्रिका नहीं, इसका पूरा नाम है हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो ये किससे है? क्या बाल मुकुंद गुप्त से है, या प्रताप नारायण मिश्र से है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र से है, या फिर बालकृष्ण भट्ट से है? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका है बेटा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि क्या है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है भारतेंदु युग को किसने हिंदी का नवजागरण काल कहा है? हिंदी का नवजागरण काल किसने कहा? क्या रामचंद्र शुक्ल ने कहा, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या फिर आचार्य रामचंद्र वर्मा ने कहा, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने कहा? तो बेटा हिंदी का नवजागरण काल इसे कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बेटा हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि नील देवी नाटक किसकी रचना है? नील देवी, क्या ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, या प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा, या फिर बालकृष्ण भट्ट ने लिखा, या फिर लल्लू लाल ने लिखा? तो बेटा नील देवी नाटक जो है ये किसकी रचना है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है नील देवी, इसलिए आपका विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं बेटा। तो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि भारतेंदु युग में किस विधा का सबसे अधिक विकास हुआ? कौन सी विधा का सबसे अधिक विकास हुआ है?
क्या उपन्यास का हुआ है, या कविता का हुआ है, या फिर नाटक का हुआ है, या फिर आत्मकथा का हुआ है? तो भारतेंदु युग में बेटा सबसे ज़्यादा नाटक का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? नाटक का, और साथ ही साथ खड़ी बोली का विकास हुआ है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका का संबंध है। हरिश्चंद्र चंद्रिका का संबंध क्या बालकृष्ण भट्ट से है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र से है, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से है, या फिर लाला श्रीनिवास दास से है? तो बताइए बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए वैसे भी इसमें नाम में ही छिपा हुआ है हरिश्चंद्र चंद्रिका, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है भारतेंदु युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। नहीं है मतलब कि इसमें जो ना हो उसको बताना है, नहीं को विशेष ध्यान रखना है। क्या देश प्रेम नहीं था, या सामाजिक चेतना नहीं थी, या फिर रहस्यवाद नहीं था, या फिर भाषिक सुधार नहीं था? तो इसकी बात करें बेटा तो इसमें रहस्यवाद नहीं था, बाकी देश प्रेम, सामाजिक चेतना और भाषिक सुधार, भाषा की सुधार अर्थात खड़ी बोली का विकास किया गया। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाला यानी रहस्यवाद बिल्कुल नहीं था। आप लोग बेटा सभी लोग एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक करने के साथ साथ इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दें। कमेंट में आप लोग आंसर बताते रहें। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है सत्य हरिश्चंद्र नाटक किसके द्वारा लिखा गया? क्या ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा है, या लाला श्रीनिवास दास के द्वारा है, या फिर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा है? तो सत्य हरिश्चंद्र बेटा ये हरिश्चंद्र के बारे में है, और ये किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ये राजा हरिश्चंद्र की कहानी इसमें दर्शाई गई है। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 12 कह रहा है भारतेंदु युग में प्रमुख गद्य लेखक कौन थे? क्या तुलसीदास थे, या लल्लू लाल थे, या फिर बालकृष्ण भट्ट थे, या फिर राधाचरण गोस्वामी थे? इसमें कह रहा है प्रमुख गद्य लेखक। तो प्रमुख गद्य लेखक की बात अगर करें बेटा तो तुलसीदास थे नहीं, तुलसीदास कवि हैं, और ये हैं भक्ति काल के। लल्लू लाल ये भी नहीं थे। अगर बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी गद्य नहीं लिखते थे, ये पत्र पत्रिकाएं बहुत ज़्यादा लिखते थे। इसमें राधाचरण गोस्वामी जी की अगर बात करें तो राधाचरण गोस्वामी जी इसमें प्रमुख थे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है भारतेंदु मंडल क्या था? भारतेंदु मंडल एक बना हुआ था उसमें, तो ये क्या था? क्या ये राजनीतिक दल था, या फिर कवियों का एक समूह था, या फिर ब्रिटिश विरोधी संगठन था, या फिर नाटक संस्था थी? तो बेटा अगर हम बात करें भारतेंदु मंडल की तो ये कवियों का एक समूह था, जिसे क्या कहा गया? भारतेंदु मंडल कहा गया। इसमें बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 कह रहा है किस रचनाकार ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप किसने किया? क्या प्रताप नारायण मिश्र ने किया, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया, या फिर बाल मुकुंद गुप्त ने किया, या बालकृष्ण भट्ट ने किया? तो बेटा प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम था ब्राह्मण। कौन सी पत्रिका है? तो ये है ब्राह्मण। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो कवि वचन सुधा, और कौन सा है? हरिश्चंद्र मैगजीन है, और हरिश्चंद्र चंद्रिका है। बात करें बालकृष्ण भट्ट की तो इनकी पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस भाषा का प्रेमी कहा गया है? क्या फारसी का प्रेमी कहा गया है, या अंग्रेजी का प्रेमी कहा गया है, या फिर ब्रज भाषा का, या फिर संस्कृत भाषा का? तो देखिए बेटा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे इन्होंने खड़ी बोली पर विशेष ध्यान दिया है, और सामाजिक चेतना पर विशेष ध्यान दिया है। अंग्रेजी को इन्होंने नहीं ध्यान दिया है। अगर हम बात करें संस्कृत या फिर फारसी या ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा में इन्होंने कविताएं तो लिखी हैं, लेकिन ब्रज भाषा को ही परिवर्तित करके इन्होंने गद्य भाषा को भी लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं कि क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या ऐतिहासिक वर्णन है, या फिर हास्य व्यंग है, या फिर धार्मिक प्रचार है, या फिर प्रेम कहानी है? तो बेटा ये जो आपका अंधेर नगरी चौपट राजा है ये एक हास्य व्यंग है। ये क्या है? ये एक हास्य व्यंग है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि भारतेंदु युग में किस आंदोलन की छाया साहित्य पर दिखाई दी?
मतलब कौन से आंदोलन से ज़्यादा प्रभावित रहा भारतीय हिंदू युग? क्या स्वदेशी आंदोलन से था, या फिर 1857 की क्रांति थी, या फिर आज़ादी का पहला आंदोलन था, या फिर ब्रह्म समाज आंदोलन था? तो बेटा बात करें 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको कई लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, उसी का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा। क्यों? क्योंकि 1850 से 1900 तक का भारतीय हिंदू युग का समय माना जाता है, और इसी बीच में ये क्रांति हुई थी शुरुआत में ही, तो वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि भारतीय हिंदू युग की भाषा शैली कैसी थी? संस्कृत निष्ठ थी, या अत्यधिक फारसी मिश्रित थी, या बोलचाल की शैली थी, या केवल अंग्रेजी थी? तो बेटा इसमें क्या हुआ है, संस्कृत निष्ठ का प्रयोग सबसे ज़्यादा द्विवेदी युग में किया गया है। इसमें बोलचाल की शैली जो थी उसी का खड़ी बोली के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि भारतेंदु मंडल में कौन शामिल नहीं थे? कौन नहीं शामिल थे? क्या बालकृष्ण भट्ट नहीं शामिल थे, या प्रताप नारायण मिश्र नहीं शामिल थे, या फिर राधाचरण गोस्वामी नहीं शामिल थे, या फिर मैथिली शरण गुप्त नहीं शामिल थे? तो बेटा इसमें राधाचरण गोस्वामी जी जो थे ये भारतेंदु मंडल में शामिल लेखक नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि भारतेंदु युग को साहित्य का कौन सा युग भी कहा जाता है? कौन सा युग कहा जाता है? क्या इसे गद्य युग कहा जाता है, या नाटक युग कहा जाता है, या पुनर्जागरण युग कहा जाता है, या छायावाद युग कहा जाता है? तो भारतेंदु युग का बेटा एक अन्य नाम पुनर्जागरण युग भी कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, 21 देखते हैं कि भारतेंदु युग में किस विधा की नींव पड़ी थी? कौन सी विधा की नींव पड़ी थी? क्या आत्मकथा की, या फिर उपन्यास की, या फिर निबंध की, या फिर आलोचना की? तो भारतेंदु युग में पहली बार आलोचना लिखे जाने शुरू हुए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आलोचना का नींव पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक मिनट बेटा, आलोचना नहीं हुआ था, आलोचना शुक्ल युग में सबसे ज़्यादा शुरुआत हुआ था। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें आप लोगों का आत्मकथा का नींव पड़ा था। आत्मकथा मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि किसने कहा भारतेंदु हिंदी साहित्य के चंद्रमा है? ये किसने कहा था? क्या रामचंद्र शुक्ल ने कहा, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या फिर बालकृष्ण भट्ट ने कहा? तो ये किसने कहा था बेटा? तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि किस नाटक में मूर्खों की प्रशंसा और समझदार की सज़ा दिखाई गई है? तो ये कौन सा नाटक है? ये भारत दुर्दशा में, या फिर अंधेर नगरी में, या फिर सत्य हरिश्चंद्र में, या फिर नील देवी में? तो ये विशेषता जो आप देख रहे हैं बेटा ये कहाँ थी? ये अंधेर नगरी में था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि भारतेंदु युग की एक विशिष्ट सामाजिक प्रवृत्ति है। क्या है? क्या रहस्यवाद है, या आत्मचिंतन है, या सामाजिक सुधार है, या आध्यात्म है? तो इसमें बेटा सामाजिक सुधार एक बहुत ही विशिष्ट सामाजिक प्रवृत्ति रही है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि भारत दुर्दशा किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है? क्या मुगल शासन पर, या 1857 की क्रांति पर, या फिर ब्रिटिश दासता पर, या फिर मराठा काल पर? तो ये उस समय का काल है जब अंग्रेज़ों का शासन था हम लोगों के यहाँ, यानी कि ये किस पर आधारित है? तो ये ब्रिटिश दासता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बेटा एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और आप लोग कमेंट में आंसर को देते रहें। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 क्या है? सार्वजनिक सभाओं के आयोजन की परंपरा किस युग में शुरू हुई? तो सामाजिक सभा के आयोजन की परंपरा क्या भक्ति युग में शुरू हुई थी, या भारतेंदु युग में, या फिर द्विवेदी युग में, या फिर आधुनिक युग में? तो ये किस युग में हुआ था बेटा? तो ये हुआ था भारतेंदु युग में शुरू। सामाजिक सभा पहली बार भारतेंदु युग में शुरू किया गया था। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है भारतेंदु युग की रचनाओं में भाषा कैसी होती थी?
क्या ये तत्सम प्रधान थी, या फिर तद्भव प्रधान थी, या फिर बोलचाल की भाषा थी, या फिर अरबी फारसी मिश्रित था? तो बेटा भारतेंदु युग में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बोलचाल की खड़ी हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि भारतेंदु मंडल के सदस्य कौन नहीं थे? तो क्या इसमें बालकृष्ण भट्ट नहीं थे, या राधाचरण गोस्वामी नहीं थे, या फिर प्रताप नारायण मिश्र नहीं थे, या फिर प्रेमचंद नहीं थे? तो बालकृष्ण मंडल भारतेंदु मंडल की बात हुई है और इसमें नहीं थे राधाचरण गोस्वामी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 29 कह रहा है भारतेंदु युग में किस प्रकार के नाटकों की प्रमुखता रही है? क्या ऐतिहासिक नाटक रहे हैं, या पौराणिक नाटक रहे हैं, या फिर सामाजिक रहे हैं, या फिर उपरोक्त सभी रहे हैं? तो भारतेंदु युग में देखिए, ऐतिहासिक में जैसे भारत दुर्दशा हो गया, विशस्य विस्मौसधम हो गया, और पौराणिक में बात करें तो सत्य हरिश्चंद्र हो गया, और सामाजिक में अंधेर नगरी है। ये सभी बेटा तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा की प्रमुखता क्या थी? तो क्या ये क्लिष्टता थी, या फिर मुहावरेदार भाषा थी, या फिर अलंकारिक भाषा थी, या फिर संस्कृत निष्ठ भाषा थी? तो ये कौन सी थी बेटा? तो ये आपकी थी मुहावरेदार भाषा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का प्रारंभिक युग क्यों कहा जाता है? काव्य की प्रधानता के कारण, या व्याकरण के कारण, या गद्य विधाओं के विकास के कारण, या फिर धार्मिक साहित्य के कारण? तो बेटा इसमें गद्य विधाओं का विकास हुआ था, जैसे कि नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, आत्मकथा है, ये सारी चीज़ों का विकास हुआ था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि ब्रज भाषा के साहित्य में नवचेतना का संचार किस युग में हुआ? क्या द्विवेदी युग में हुआ, या भारतेंदु युग में हुआ, या भक्ति युग में हुआ, या फिर रीतिकाल में हुआ? तो बेटा ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भारतेंदु युग में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 33 है भारतेंदु युग में हास्य व्यंग किस लेखक की विशेषता रही है? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या फिर प्रताप नारायण मिश्र की, या फिर बालकृष्ण भट्ट की, या फिर राधाचरण गोस्वामी की? तो ये किसकी रही है बेटा? तो ये रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जैसे कि अंधेर नगरी इन्होंने लिखा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने किस उद्देश्य से लेखन किया? केवल मनोरंजन से, या फिर विदेशी साहित्य की नकल किया था, या फिर सामाजिक जागरूकता थी, या फिर रहस्य प्रचार था? तो बेटा सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से इन लोगों ने साहित्य सृजन किया था, साहित्यकारों ने। इसलिए यहाँ पर सी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि किसे आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा गया है? क्या प्रेमचंद को कहा गया है, या राजा लक्ष्मण सिंह को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या फिर बालकृष्ण भट्ट को? तो किसे कहा गया बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा गया है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बेटा, एक बार आप लोग सभी लोग मिल कर के क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि किस रचना में न्याय की विडंबना को दर्शाया गया है? न्याय की विडंबना किस में दर्शाया गया है? क्या अंधेर नगरी में, या फिर नील देवी में, या फिर सत्य हरिश्चंद्र में, या फिर भारत दुर्दशा में? ये सभी रचनाएं बेटा किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। भारतेंदु जी की ये सभी रचनाएं हैं, और इसमें जो अंधेर नगरी है ये न्याय की विडंबना को दर्शाया गया है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक चोर चोरी करने के लिए घर में घुसता है, दीवार गिर जाती है, तो पता लगता है कि उसमें अंततः किसे फांसी की सज़ा होती है? किसी को भी पकड़ लाओ जो मोटा हो, फंदे के लायक हो। तो ये अंधेर नगरी में न्याय की विडंबना को दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि भारतेंदु युग की नाट्य कृतियों में कौन सी विधि अपनाई गई? कौन सी विधि अपनाई गई? क्या पारसी रंगमंच है, या एकांकी है, या फिर गद्य नाटक है, या फिर पद्य नाटक है? तो बेटा इसमें गद्य नाटक की विधि को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि भारतेंदु युग में किस पत्रिका ने जनमत तैयार किया था?
क्या चंद्रिका ने जनमत तैयार किया था, या फिर हिंदी प्रदीप ने जनमत तैयार किया था, या फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका ने, या फिर आर्योदय ने? तो बेटा चंद्रिका कोई पत्रिका नहीं थी, चंद्रिका नहीं थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका थी और इसी ने जनमत प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि भारतेंदु युग में समाचार पत्र किस भाषा में होते थे? फारसी में होते थे, या अंग्रेजी में होते थे, या हिंदी में होते थे, या फिर संस्कृत में होते थे? तो बेटा किस में होते थे? हिंदी में होते थे। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है धार्मिकता के कारण, ऑप्शन नंबर बी है नवजागरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी है अलंकारवाद के कारण, और ऑप्शन नंबर डी है तर्कवाद के कारण। तो किस कारण कहा जाता था बेटा? तो ये कहा गया है नवजागरण के कारण, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में देते रहें और जल्दी जल्दी देते रहें। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है नील देवी किस प्रकार की रचना है? क्या ये कविता है, या उपन्यास है, या नाटक है, या आत्मकथा है? तो ये क्या है बेटा? तो ये आपका नाटक है। क्या है? नाटक है। सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि भारतेंदु युग में प्रयुक्त प्रमुख गद्य विधा कौन सी थी? प्रमुख गद्य विधा की बात हो रही है। क्या आत्मकथा था, या रिपोर्टाज था, या संवाद था, या फिर निबंध था? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कुछ देर पहले, और उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ था। उसमें आत्मकथा का बेटा प्रमुख रूप से भाग रहा है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि भारतेंदु युग का समयकाल क्या माना गया है? भारतेंदु युग का समयकाल क्या 1800 से 1850 है, या फिर 1850 से 1900 है, या फिर 1880 से 1920 है, या फिर 1900 से 1950 है? तो ये कब से है बेटा? 1850 से 1900 तक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 44 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 44 कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का क्या नाम था? बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है कि क्या नाम था इनके पिता का। क्या हरनारायण था, या गोकुल चंद्र था, या गोपाल दास था, या फिर गिरिधर दास था? तो क्या था बेटा? गिरिधर दास। क्या था? गिरिधर दास। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि भारतेंदु युग की भाषा शैली कैसी थी? संस्कृत निष्ठ थी, या फारसी मिश्रित था, या खड़ी बोली और ब्रज मिश्रित था, या फिर शुद्ध उर्दू था? तो कौन था बेटा? खड़ी बोली और ब्रज मिश्रित भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 45 तक का हम लोग कर चुके हैं, और इस सीरीज़ में आज केवल 45 प्रश्न ही लाए गए थे जो आपके समाप्त हुए। अंत तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर आप लोगों ने बेटा अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं और प्रश्नों की सीरीज़ आपको कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे आप लोगों से मॉडल ऑक्सिलरी के यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।